पे श्रीलंका और ओमान के बीच जो मैच खेला गया पालाकेले में 225 5 खिलाड़ी के आउट पे बनाए आज श्रीलंका ने अभी तक का हाईएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट में, और 120 पे 9 खिलाड़ी आउट पे ख़त्म किया ओमान को और इस तरह से 105 रन से जीता। ये देखिए कुसाल और रत्नायके, और उन्होंने बड़े शानदार परफॉर्मेंसेस दी बैट के साथ। फिर नेपाल और इटली का मैच हुआ। हमने सोचा था कि नेपाल आज फाइट देगा, लेकिन इटली ने तो बिल्कुल उल्टा ही कर दिया। 123 पे इनको आउट किया और उसके बाद 124 बगैर किसी नुकसान के मॉस्को ब्रदर्स ने बना दिए। 10 विकेट से ये विक्ट्री हासिल हुई। और तीसरा और आखिरी मैच इंडिया और नमीबिया के बीच खेला गया, जिसमें नमीबिया ने इंडिया को दावत दी। 209 खिलाड़ी आउट बनाए आज ईशान किशन की 61 रन की मदद से। नमीबिया 116 ही बना पाया। स्टार्ट तो अच्छा हुआ था, लेकिन फिर भी इंडिया का विक्ट्री मार्जिन 93 रन। हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। है बात होगी डे 5 ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे गेस्ट। मैं इनको पहले इंट्रोड्यूस कर दूं और वेलकम कर दूं आप तीनों को। मोहम्मद हफीज, सना मीर, उमर गुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 3 मैचेस हुए और तीनों का जैसे मैंने जिक्र किया कि बड़े मार्जिन से जीते गए। सना, आपसे स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका ने वो किया जो कि एक्सपेक्टेड था। वो जिस तरह की फायर पावर उनके पास है, जिस तरह की वो टीम है, जो उनकी रेपुटेशन है, उनको ऐसे ही खेलना चाहिए, स्पेशली अगेंस्ट द एसोसिएट नेशंस, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। 105 रन की विक्ट्री हासिल हुई उनको आज। आई थिंक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस श्रीलंका की तरफ से। और आज का बैटिंग ऑर्डर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि दसुन शनाका भी थोड़ा ऊपर आए, इवन दो कि ऑब्वियसली उनके स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था। कुसाल मेंडिस का बहुत ज़बरदस्त 61, बट पवन रत्नायके तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग आज खेले। 200 की स्ट्राइक रेट पे ऑलमोस्ट 60 किया, और फिर दसुन शनाका ने भी आके उसको बहुत अच्छी तरह से किया। पिछले मैचेस में ये नज़र आ रहा था कि जो कैप्टन थे वो बहुत लो आ रहे थे, इवन सीरीज़ के अंदर भी, नॉट ओनली द वर्ल्ड कप, उससे पहले भी। तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड बैटिंग ऑर्डर फॉर देम। और हम सब ने 180 प्लस कहा था, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया। 200 टच भी करते तो बड़ा अच्छा स्कोर था, पर बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस। कंजर्वेटिव अप्रोच आपकी थी, और वही श्रीलंका की भी दिख रही थी इस मैच से पहले लेकिन उसके बाद आई थिंक बॉलिंग में अभी भी हसरंगा की कमी थोड़ी महसूस उनको ज़रूर हुई, बट ओवरऑल आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी श्रीलंका की। हफीज़, जो चीज़ इंपॉर्टेंट दिखी हमें आज, शायद आप इस पे एग्री करेंगे, वो ये थी कि इनका इंटेंट था बहुत ही पॉजिटिव। उन्होंने सोचा था कि आज जब कुछ बड़ा करना है। हालांकि प्रथम निसांका और मिशारा जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद 45 गेंदों पे 61 मेंडिस के, 28 गेंदों पे 60 रत्नायके के और 20 गेंदों पे 50 कप्तान के, शो करते हैं कि उन्होंने फैसला किया था कि आज 200 करने हैं। देखिए, फैसले तो आप कर लेते हैं जब आपके सामने अपोजिशन की टीम कोई इतनी बड़ी टीम ना हो। असल में यह है कि ये जो इंटेंट या जो खेलने की ये जो तरीकाकार है, जिसमें पहले 10 बॉल्स के साथ आप अपने आप को मोमेंटम में ले जाते हैं। अगर वो हर टीम के खिलाफ हो रहा है तो इसका मतलब है यू नो योर ब्रांड वेरी वेल। लेकिन अगर एक ऐसी टीम जो एसोसिएट मेंबर की, मेरा ख्याल इस वक्त सबसे कमज़ोर 3 टीम की तरफ अगर जाएंगे तो आप इनको लेके जाएंगे ओमान को। तो अगर ये इनके साथ खेलते वक्त इनके ये शेर नज़र आ रहे हैं, तो इनको यही शेरी, यही बहादुरी दूसरे टीमों के खिलाफ भी दिखानी चाहिए। तो ज़ाती तौर पर अगर मैं देखूं तो आज की जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्हें 225 अभी तक मेरा वर्ल्ड कप में इससे ज़्यादा, इस टूर्नामेंट में से ज़्यादा रन नहीं बने, तो हाईएस्ट रन उन्होंने स्कोर किए हैं इस टूर्नामेंट के अभी तक। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इनकी जो कमी नज़र आ रही है एक कंप्लीट टीम के लिए, वो बॉलिंग स्ट्रेंथ है। बॉलिंग की आपने बात की है। दुष्मंता चमीरा और महीश दीक्षित ने 2-2 विकेट्स हासिल की, 9 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए। वही बात है कि हसरंगा की कमी तो होगी। अब कौन वो बेड़ा उठाएगा कि वो जो 4 ओवर हैं वो किस तरह से आप देखें डिवाइड हुए, कि आज नंबर ऑफ बॉलर्स जो इस्तेमाल हुए हैं वो 7 थे। आई थिंक मैं एग्री करता हूँ हफीज़ के साथ। बैटिंग श्रीलंका की अगर बात करें, बैटिंग में तो डेप्थ है वो, और कंडीशन उनको सूट भी कर रहा है, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। लेकिन अगेन बिल्कुल आज के मैच में हसरंगा को काफ़ी मिस किया है, और मेरे ख्याल से इनके श्रीलंका का जो वीकर साइड है अगर आप कह सकते हैं, तो वो उनकी बॉलिंग है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे अच्छे साइड के अगेंस्ट। इस तरह हफीज़ ने कहा कि अगर अच्छी साइड आए तो ये स्ट्रगल कर सकते हैं। आई थिंक इनको अपनी बॉलिंग पे काम करना होगा, या तो इनको स्पेशलिस्ट कोई स्पिनर खिलाना होगा जिस तरह कंडीशन सूट कर रहे हैं स्पिनर्स को, या फिर इन्होंने अगर बेंच पे इनका कोई अच्छा तगड़ा पेसर है तो पेसर खिलाए, थोड़ी सी अपने बॉलिंग को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे, ताकि अगर अच्छी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो,
आई नो कि ये जैसी भी कंडीशन होंगी श्रीलंका कैपेबल है कि 170 180 कर सकता है, लेकिन फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करना वो आपकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। ये भी हो सकता है कि हसरंगा क्योंकि नहीं मौजूद अब, तो अब टीम एज अ बैटिंग यूनिट सोच रही है कि भाई 20-30 बनाओ ऊपर, एक्स्ट्रा बिट ऑफ कुशन हो, जिसके लिए पवन रत्नायके के जो 28 बॉलों पे 60 थे वो एक एग्जांपल है। मिडिल ऑर्डर में जो 7 से 15 ओवर्स के आते हैं उन्होंने उस चीज़ को नहीं, उन्होंने पावर प्ले मोड अपना ऑन रखा और इन्होंने ये स्कोर बनाया। नहीं, ये हो सकता है प्लानिंग का हिस्सा हो, मैं कतन ये नहीं कह रहा, लेकिन ये आज के मैच में अगर आप अपोजिट थ्रू द लाइन जो हमने पहले बात की थी प्री शो में कि ये पिच ऐसा है पालीकेली का कि यहाँ पे हिट थ्रू द लाइन शॉट लगता है, तो वहाँ पे उन्होंने कैपिटलाइज़ किया। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके की इनिंग्स खेली इसने कौशाल मेंडिस ने, मैं तो हमेशा से इनका फ़ैन हूँ क्योंकि जब ये खेलते हैं एक खूबसूरत प्लेयर के जो शॉट्स हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं। इनकन्सिस्टेंट रह रहे हैं लेकिन जब ये खेलते हैं तो ये पूरे मैच को अलहदा कर देते हैं। एक नज़र डालते हैं इस ग्रुप पे क्योंकि थोड़ा सा ओपन अप है, ऐसा एक और ग्रुप भी है जो ओपन अप काफ़ी हुआ है। श्रीलंका 4 पॉइंट्स के साथ अब सब सर फहरिस्त है। ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स एक मैच खेला है लेकिन जिम्बाब्वे ने भी जीता हुआ है। ओमान और आयरलैंड के खिलाफ अगर जिम्बाब्वे अपनी परफॉर्मेंस दे दे तो शायद चैलेंज कर सकता है किसी और टॉप टीम को। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल ऐसे दिख रहे हैं दो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ख़ास तौर पे ऐसा ना श्रीलंका क्योंकि 2 में से 2 जीत चुका है तो अब एक मैच काबू और करना है इनको क्वालिफाई करने के लिए। आई थिंक जितना सिंपल अभी टेबल पे लग रहा है उतना है नहीं इवन श्रीलंका के लिए भी, क्योंकि जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, जिस तरह पहला मैच उन्होंने बहुत कन्विंसिंगली जीता। तो आई थिंक अभी इस ग्रुप में काफ़ी टसल बाकी है। ऑस्ट्रेलिया को ऑब्वियसली आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, बट मैं जिम्बाब्वे को भी राइट ऑफ नहीं करूँगी। आई थिंक अच्छी टीम है उनकी ओवरऑल, और इन कंडीशंस में भी उनके बॉलर्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम दे सकते हैं। अंदर रजा का एक्सपीरियंस भी है, सो मेरे ख्याल से वो एक तरह का क्वार्टर फाइनल टाइप काइंड ऑफ अ मैच होगा जब श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे आएगा। आप कप्तान रह चुकी हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कप्तान के लिए कि वो खुद अच्छे निक में वो परफॉर्म कर रहा हो तो वो डिमांड भी कर सकता है अपने प्लेयर से। दासन चानका ने पाकिस्तान के खिलाफ जो T20 सीरीज़ हुई थी उसमें एक बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी और उसके बाद आज इन्होंने जो इनिंग्स खेली है नीचे आके 20 बॉलों पे 50 किए हैं। सो इट जस्ट पुट्स यू इन अ पोजीशन एज अ कैप्टन कि आप अब डिमांड कर सकते हैं कि मैं खुद कर रहा हूँ तो बाकी बिल्कुल। आई थिंक ये इनका दूसरा स्टिंट एज अ कैप्टन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीच में दूसरे लोगों को चांस मिला और मुझे लगता है अब ये ज़रा और एग्रेशन से आए हैं, अब ये ज़्यादा ओन कर रहे हैं। आई थिंक जो श्रीलंका जीता भी था उसमें भी इनका रोल एज अ ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको सामने आना चाहिए। हमने राशिद खान की बात की जैसे अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में कि वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि उन्होंने अपने आप को सुपर ओवर में इन्वॉल्व भी नहीं किया, ना बैटिंग में और ना बॉलिंग में। तो एज ए कैप्टन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एट टाइम्स कि आप वो लीड लें, और आज उन्होंने डेफिनेटली वो ली और नज़र आया वो। मैं उमर के पास आऊँगा बॉलिंग के लिए। एक सवाल मेरे पास है जो मैं पूछना चाहूँगा हफीज़ से कि एक आप स्टार्ट पे डिपेंड करते हैं कि अच्छा मिले एज अ बैटिंग टीम, बैटिंग यूनिट। फिनिशिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। वनडे में आज की मॉडर्न डे में आखिरी 10 ओवर में 100 टारगेट करती है टीम, T20 में 60-70 टारगेट करते हैं अगर बहुत अच्छी पोजीशन में। फिनिशर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट में, जो कि आज भी नज़र आया और आगे भी होगा, टू मेक श्योर दैट यू कैपिटलाइज ऑन विकेट्स इन हैंड। अक्सर देखा जाता है कि आपने बनाए हैं 160 5 खिलाड़ी आउट, तो हमेशा मैं सोचता हूँ कि अपने 5 बचा के क्यों रखे थे आपने इस शॉर्ट फॉर्मेट में। यू जस्ट गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। नहीं, आप बिल्कुल ठीक रहे हैं कि आपको जो मिडिल ऑर्डर या वो प्लेयर जो पहले से खेलता आ रहा है अगर वो एंड तक खेलता है तो वो शॉटें खेल सकता है। वो नए बैट्समैन के लिए स्ट्रेट अवे आके खेलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी बैट्समैन आखिरी 2 या 3 ओवर में जब वो रन्स बनाता है तो वो 2 चीज़ें हासिल करता है। एक तो वो मोमेंटम ला के अपनी ड्रेसिंग रूम के अंदर डालता है कि जी हमने जो फिनिश किया वो शानदार किया या स्ट्रॉन्ग फिनिश किया, और वो डिमोरलाइज करता है दूसरी टीम के ड्रेसिंग रूम को, क्योंकि दूसरी टीम एक्सपेक्ट कर रही होती है कि शायद इस वक्त हम एक अच्छी पोजीशन पे हैं। वहाँ पे एक आपका अगर कोई बैट्समैन ऐसा खड़ा हो जाए, जैसे फ़हीम अशरफ ने जो इनिंग्स खेली, आज शनाका ने जो इनिंग्स खेली, वो एक ऐसी इनिंग्स होती है जो दूसरी टीम को डिमोरलाइज करती है। तो मुझे लगता है इस तरह की अगर कोई इनिंग्स है, जब आप देखेंगे कि दूसरी टीम गिर जाती है, फिर जब वो वापस आते हैं क्योंकि एक मोमेंटम मिला होता है उस इनिंग्स का, वो उनको कॉन्फिडेंस देता है, और दूसरी टीम क्योंकि डिमोरलाइज वे में अपने ड्रेसिंग रूम में वापस आती है, 10 मिनट में दोबारा वापस 20 मिनट में आपने आना है, तो वो आपको रीगैदर करने में अपने थॉट्स को थोड़ा टाइम लगता है और उसका फ़ायदा मिल सकता है आपको। ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे, उमर से खासतौर पर पूछेंगे। आज तीनों मैचेस को अगर आप देखें 105 रन 10 विकेट 93 रन से जीत हुई है, तो बॉलर्स तो आज बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं था। और इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं बॉलर्स आने वाले मैचेस में और टूर्नामेंट में कि थोड़ी बहुत सांस लेने का मौका मिले।
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड देन वी विल टॉक मोर अबाउट डे 5 ऑफ दिस आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। देखते रहिए, गेम ऑन है, बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है डे 5 की। बहुत सारे मैचेस आज हुए, 3 में से एक्चुअली तीनों ही बड़े मार्जिन की विक्ट्रीज थी। हमने बताया श्रीलंका 105, इटली 10 विकेट से जीता, उसके बाद इंडिया 93 रन से जीता। उमर से बात हो रही थी ब्रेक से पहले, मैंने पूछा था कि बॉलर्स के साथ ऑफकोर्स बहुत बुरा सलूक होता है इस फॉर्मेट में, खासतौर पर जो ऐसी पिचेस मिल जाएं। जो टीम्स की अप्रोच होती है, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेलता है, जिस तरह से आज समझें इटली ने खेला, श्रीलंका 10 विकेट जीते, चैंपियन अथॉरिटी के आप बताते हैं अगले को अपनी अराइवल के बारे में और मैसेज अक्रॉस उन टीमों को भी देते हैं जिनसे आपने आगे जाके खेलना है। एज अ कोच क्या मेंटेलिटी आपकी होगी कि बॉलिंग यूनिट ऑफ कोर्स या टीम खेल रही है कि भाई आप जाएं, इनको तो आपको टोटली क्रश करना है, इनके कंधे झुका देने पूरी तरह से, या सिर्फ 2 पॉइंट ईजिली खेलो? देखिए, सबसे पहले तो एज ए कोच हो या एज ए प्लेयर हो या एज ए बॉलर हो, ऑब्वियसली ये फॉर्मेट ज़्यादा फ्रेंडली है बैटर्स के लिए। कंडीशन जिस तरह की है, बैटर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ से दिलेर होना होगा। सही, यू हैव टू बी ब्रेव, क्योंकि आपने एनी कंडीशन में जो भी फेज़ हो, फेज़ का पावर प्ले हो या मिडल हो या एंड को, जब तक आप दिलेर नहीं होंगे तो आपसे परफॉर्म नहीं होगा। और सेकेंडली मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। विदाउट स्किल्स आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसमें आपके स्ट्रेंथ को बैक करना, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर कमांड हासिल करना, कि जब भी आपको अगर बाकी वेरिएशन अगर आपके काम नहीं आते तो आप वापस स्ट्रेंथ पे आते हो। स्मार्ट होना इस फॉर्मेट में स्पेशली बॉलर्स के लिए, पेसर की मैं बात करूंगा कि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर, कि अगर बैट्समैन आपके अगेंस्ट कोई प्लान करता है, ऑब्वियसली जब आप अपना प्लान तो करते हो, जब आप रन अप पे जाते हो तो नेक्स्ट बॉल के लिए आप करते हो, लेकिन जब आप क्रीज पे पहुंचते हो, जब आप टेक ऑफ करते हो बॉल डिलीवर करने के लिए, तो उस टाइम पे अगर कोई बैट्समैन आपके अगेंस्ट कोई अपना कोई प्लान चेंज करता है या डाउन द विकेट आता है, फीट यूज़ करता है, तो वहाँ पे आप अपने लाइन और लेंथ को किस तरह चेंज कर सकते हो। या अगर वो टूवर्ड्स ऑफ स्टंप आ जाते हैं तो वहाँ पे अगर वो स्कूप के लिए रेडी होता है तो आपने कहाँ पे बॉल करना है, एग्जीक्यूशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक क्लैरिटी बड़ा ज़बरदस्त है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि एज बॉलर आप कंडीशन को किस तरह असेस करते हो। बॉल वहाँ पे स्किट हो रहा है, कौन सी लेंथ से मैंने करना है, या अगर ग्रिप करना है तो आपने उस टाइम पे क्या वेरिएशन यूज़ करना है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं ये कि जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आज ओमान ने 2 चेंजेस किए थे। मोहम्मद नदीम को लाए थे, उन्होंने 50 रन किए, उसके अलावा कोई टिक नहीं पाया। आई थिंक 225 जब बनाए हैं आपकी बैटिंग ने, तो जो हम बात करते हैं कि श्रीलंका की बॉलिंग हमेशा प्रेशर में रहती थी क्योंकि बैटिंग परफॉर्म नहीं करी थी। आज क्लियरली नजर आया कि हसरंगा की गैर मौजूदगी में भी, क्योंकि इतने रन बना दिए थे बैटिंग ने, तो आज शानका जो हैं वो एक्सपेरिमेंट भी कर पाए। 7 बॉलर भी ट्राई किए, उन्होंने डिवाइड कर दिए हसरंगा के 4 ओवर और विकेट्स जिस तरह से लिए। ऑफकोर्स ये तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा लीवे ओमान को कि वो अंडर ऑप्शन है वो महेश दीक्षांत है। बाकी इनके है कंडीशन के हिसाब से ठीक है, वो आपके लिए कंटेंट है जो लेकिन जो थ्रेटनिंग है कि जहाँ पे आपको विकेट लेने की ज़रूरत हो, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि इनके पास दीक्षांत के बगैर और ये हसरंगा नहीं, दीक्षांत और पतिराना, ये 2 ऐसे ऑप्शन है कि जो आपको थोड़े से उनकी एक्शन की वजह से, अदरवाइज इनकी बॉलिंग एक्सपोज हो सकती है। ठीक है, अगले मैच की बात करें जो कि इटली और नेपाल के बीच खेला गया था। वो भी एक शानदार परफॉर्मेंस थी। 123 पे आउट किया नेपाल को। सना, ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 4 रन से सिर्फ हारे थे, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए शायद कि आज इटली को तो हम रोल ओवर कर देंगे, जो कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है 123 वाली टीम है नहीं, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक इटली। ये इनकी पोजीशन है ग्रुप की, वेस्ट इंडीज 4 के साथ ऊपर है, ये काफ़ी ओपन है ग्रुप। स्कॉटलैंड, इटली, इंग्लैंड तीनों 2-2 पॉइंट्स के साथ है। बिल्कुल, आई थिंक ये काफ़ी इस ग्रुप में अपसेट्स हमें देखने को ऑलमोस्ट मिले भी। वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को हराया, ऑब्वियसली इंग्लैंड एज फेवरेट्स गए थे, और फिर इटली ने जो अब नेपाल को हराया आफ्टर नेपाल परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड। आई थिंक ऐसे सिचुएशन में 2 चीज़ें हो जाती हैं, या तो आपकी टीम बहुत हार्ड ब्रेक पे चली जाती है, जो कि ऑब्वियसली एज एथलीट्स आपको उसमें से निकल के बाहर आना पड़ता है, बट एट टाइम्स जब आप इतना करीब पहुंच जाते हो और इतने बड़े अपसेट के इंग्लैंड जैसी टीम के करीब, तो एट टाइम्स वो उसको रिकवर करने में भी टाइम लगता है। आप थोड़ा, और ग्रोथ हमेशा ऐसी होती है, आप ऊपर जाते हैं फिर एकदम से नीचे डिप आता है, एक लीनियर नहीं होती। बट जब आपकी जर्नी ज़रा यंग होती है क्रिकेट उस करियर में, तो एट टाइम्स आप फिर उससे उठना मुश्किल हो जाता है, बॉल डॉट ना होते, इस तरह की बातें भी शुरू हो सकती हैं, रादर देन ओनली थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव कि भाई हम 200 रन तक पहुंचे। एक तो
पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है जो आप कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की भी पॉसिबिलिटी होती है, बट वो तो ऑब्वियसली टीम को ही बेहतर पता होगा। बट इटली को भी आप ये नहीं कह सकते, इटली क्वालिफाई करके आया, इटली वैसे नहीं आया। इटली की जो परफॉर्मेंसेस अगर आप यूरोपियन क्वालिफायर्स में उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेस करके इटली आया है। तो मेरे ख्याल से पिछला मैच इनका बहुत ऑफ था, बट हम इनसे ऐसी ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे थे परफॉर्मेंस के, जिस तरह से इन्होंने फाइट दिखाया है और जिस तरह की बैटिंग करके फ्लॉलेस 10 विकेट से जीते। सो इटली से आप थोड़ा सा तो ज़रूर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लोग इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। हाँ नहीं, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द मस्का ब्रदर्स, लेकिन जैसे हफीज़ ने कहा था कल के, यू वर इम्प्रेस्ड द वे जिस तरह इन्होंने बैटिंग की थी नेपाल ने इंग्लैंड के अगेंस्ट। स्किल लेवल शायद इतना ना हो, लेकिन टैक्टफुली खेले थे। लेकिन आज उसके बरक्स खेले हैं बिल्कुल 123। शायद या तो उन्होंने माइंड में 200 का टारगेट रखा हुआ था पहले बैटिंग में, बट समथिंग वेंट रियली बैडली रॉन्ग। नहीं, अगर आप दूसरी तरफ जाएं तो जो इटली के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, हमें उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम ये कहें कि जी, मैं समझता हूँ कि नेपाल वाज अ बेटर साइड इस मैच के लिए, मैं उसको फेवरेट करता हूँ। अगर आप पेपर पे देखें या उनके मैचेस की डिटेल देखें तो ये ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम थी। लेकिन जो बॉलिंग की है बेन मेमंती ने, उसके बाद जो कृष्ण है इनके, जिन्होंने 3 आउट किया, अगर आप इनकी बॉलिंग भी देखें तो उन्होंने कोई रूम नहीं दिया, उन्होंने उनको डिसीव किया और उनको एक्सपोज करके आउट किया। तो मुझे ये लगता है कि हम ठीक है, मैं समझता हूँ कि इटली इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका बैकग्राउंड क्रिकेटिंग है, इनके बहुत से प्लेयर माइग्रेटेड हैं, इमिग्रेंट्स हैं, लाइक वो वहाँ से आए और आके इटली की टीम में आगे, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई साउथ अफ्रीका से, कोई काउंटी क्रिकेट खेल रहा है। तो इनको क्रिकेट की नॉलेज मौजूद है, इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है क्लब लेवल के ऊपर या काउंटी लेवल के ऊपर। तो ये जो जे स्मिथ हैं, ये तो साउथ अफ्रीका भी खेले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल इनको हम देखें तो इनके पास वो क्रिकेटिंग टैलेंट मौजूद है जो चैलेंज कर सकता है। येस, विल टेक टाइम। जब मजीद जैसे यूएस की टीम बन रही है, उन्होंने बहुत से लोगों को अपनी टीम के अंदर इसी तरह इमिग्रेंट्स को इकट्ठा किया है। इन लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हम अगर नेपाल की वीकनेस की बात करें कि वो आज बुरा खेले या कंप्लेसेंट थे, वो एक अलग चीज़। क्रिकेट आप खेलते हो, जिस तरह ये 2 भाई है, ये आए ऑस्ट्रेलिया से, ऑब्वियसली वहाँ पे भी खेल के आए, फिर ये यहाँ पे भी इंग्लैंड वगैरह या साउथ अफ्रीका, ये एक दूसरे के कंट्री में जा सकते हैं। तो जब आपके अपॉर्चुनिटी आपको खेलने के लिए ज़्यादा मिलेगी, अच्छी अपोजिशन के अगेंस्ट खेलते हो, तो ऑब्वियसली फिर आपके जो फिनिशिंग रोल है या आपका जो प्रेशर है या प्रोफेशनलिज्म आप में ज़्यादा आता है। तो आई थिंक ये एक मिसिंग पार्ट है नेपाल और इटली की टीम में, मुझे ये लग रहा है। और सेकेंडली हमने पहले ही मैच में, इटली के पहले मैच से हमने कहा था कि इनके जो बाउंड्री रेशो वो बहुत ज़्यादा है। आज भी उन्होंने वो शो किया। आज भी अगर इनकी परसेंटेज देखी तो इटली ने मेरे ख्याल से कोई 9 छक्के मारे और 8 फोर्स है, और नेपाल के 7 और 3। तो आई थिंक ये भी उनको नेपाल की एज ए बॉलर आपके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। कभी वो बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट क्रीज का इस्तेमाल करके शॉट्स खेल रहे हैं, कभी वो मिड विकेट को ओपन कर रहे हैं। तो T20 में ख़ास तौर पे अगर स्टार्ट 40-50 रन का मिल जाए तो बाकी बॉलर्स आहिस्ता आहिस्ता डाउन होने शुरू होते हैं। ऊपर से टारगेट भी बहुत कम था, टारगेट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता तो एक फाइट नज़र आती। बट जिस तरह का ट्रैक था और जिस तरह का स्टार्ट इनको मिल गया, फिर वहाँ से एट टाइम्स ऐसा ही होता है, 8-9 विकेटों से आप जीतते हैं। एक क्विक सवाल था हाफिज़ के लिए कि मोड ऑफ डिसमिसेस देखें नेपाल के, यूजुअली ये स्पिन को डोमिनेट करते हैं, जिस तरह आदिल रशीद को खेला, फास्टर बॉलिंग के अगेंस्ट थोड़ा से ये हल्के होते हैं, लेकिन आज उसके उल्टा ही हुआ है। ये स्पिन के अगेंस्ट जो है, और वो कोई मिस्ट्री स्पिनर भी नहीं थे इनके पास। वैसे जहाँ पे ये मैच हुआ है वानखेड़े, वहाँ पे पिच बहुत अच्छा होता है। ये भी हो सकता है कि इनिशियली थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा हो, थोड़ा सा बैट पे ना आ रहा हो, ये भी एक फैक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं। बहुत दूर बैठ के इसका फैसला नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये समटाइम ऐसी जो पिचेस होती हैं जहाँ पे बैक टू बैक मैचेस हो रहते हैं, हल्का सा जो प्रिपरेशन है उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो पहले बारी लेके सेटिंग का टोटल इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट। बट 1.5 घंटे में नहीं होता है, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब आपको वो 1.5 से 2 घंटे की धूप मिलती है उस सरफेस के ऊपर, दोबारा फिर आप हैवी रोल लेते हैं तो इट गेट्स बेटर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वजह हो सकती है, लेकिन इट कुड बी अ रीज़न। ठीक है। लेकिन अगर उसकी तरफ मैं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा वो फील्डिंग को दूंगा कि इटली ने जिस तरह के कैच पकड़े, कहीं पे लगा ही नहीं कि ये कोई नई टीम है। ओके, डन, गुड एक्सप्लेनेशन। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बट नेपाल बिल्कुल अपनी फर्स्ट मैच की परफॉर्मेंस के बिल्कुल बरक्स दिखा आज। तीसरा मैच इंडिया और नमीबिया के बीच खेला गया। 93 रन से इंडिया ने जीता, 2 पॉइंट्स हासिल किए। इस पर भी बात करेंगे। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे ऑन गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात करेंगे अब इंडिया और नमीबिया के मैच की, जो कि खेला गया था आज। इट वाज द लास्ट गेम ऑफ द
ऑफ द इवनिंग। दिल्ली में खेला गया ये मैच और इसको जीत के इंडिया ने 2 पॉइंट्स हासिल किए अपने, अब 4 पॉइंट्स पे आ गए। 9 खिलाड़ी आउट बनाए उन्होंने। एक टाइम पे तो ये 225 तक जा रहे थे, लेकिन इरास्मस जो कैप्टन है नमीबिया के, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 4 विकेट्स लिए 20 रन देके और अच्छा खासा रोक लिया था। लेकिन 209 आई थिंक काफ़ी ज़्यादा थे, 116 ही बना पाया नमीबिया, जिसमें खातिर खा ऐसी कोई परफॉर्मेंस बैट से दिखी नहीं। स्टार्ट्स ज़रूर मिले जो कि आप देख सकते हैं बैटर्स को नमीबिया के, लेकिन आई थिंक द बॉलिंग वाज वे टू चैलेंजिंग फॉर देम। 18.2 ओवर्स में फिनिश हो गई नमीबिया की टीम और 93 रन के मार्जिन से इंडिया ने जीता। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था, शायद पहले भी जिक्र हुआ, कि भाई क्या वजह है कि एसोसिएट्स टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं और फिर अपने ऊपर एक बोझ डाल लेते हैं 200 सवा 200 रन का। मतलब एक फॉर्मूला है, एक ऑप्शन ये भी है कि आप पहले बैटिंग करें। मैं नहीं कह रहा कि आप 200 बना देंगे, हो सकता है 150 बनाए, बट वाई एड प्रेशर ऑन योर बॉलिंग कि इतने ज़्यादा रन आप खा लें। आई थिंक आज के मैच में तो मैं भी बहुत सरप्राइज थी, जिस वक्त इंडिया की इतना फ्लैट ट्रैक, अच्छा खासा ट्रैक देखने में तो ऐसे ही लग रहा था, पिच रिपोर्ट भी ये थी। आज के मैच में मैं काफ़ी हैरान थी क्योंकि शाम का मैच था, ड्यू का इतना कुछ बहुत ज़्यादा फैक्टर नज़र नहीं आया अभी तक। पर जब सुबह 11 बजे का मैच होता है तब चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। ऑब्वियसली हल्का फुल्का मॉइस्चर आपको जो भी हेल्प मिलती है तब होती है। आई थिंक एक ये भी परेशानी होती है, अगर आप पहले बैटिंग कर लें और दूसरी टीम की बॉलिंग बहुत ही तगड़ी है तो आपके बॉलर्स को बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता अपने आप को एक्सप्रेस करने का। फॉर एग्जांपल आप 70-80 रन पे या 100 रन पे, जैसे आज नेपाल आउट हुई 120 रन पे आउट हो गई, तो इवन नेपाल जो था वो इटली के अगेंस्ट विकेट्स नहीं ले सका, बिकॉज आपके बॉलर्स किसी किस्म का कोई प्रेशर डाल ही नहीं सकते। पहले बॉलिंग करने का थोड़ा सा एक एडवांटेज ये होता है कि आप अर्ली विकेट्स ले लें तो आप अपने बॉलर्स के फुल पोटेंशियल थोड़ा सा दुनिया को शो कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक मे बी एक सोच हो सकती है इसके पीछे। मैं इसमें अपनी एक जो मुझे समझ आती है कि एसोसिएट मेंबर ऐसा क्यों करते हैं वो डिस्कस करता हूँ। मेरे ख्याल में जो अपसेट होने का चांस है ना वो बैटिंग में ज़्यादा होता है, क्योंकि किसी भी टीम की अगर बैटिंग क्रम्बल कर जाए या वो प्रेशर हैंडल ना कर सके, बुरे शॉट खेल जाए, कंप्लेसेंट हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो वो एक चांस लेने की एक फ्लूक लगने का एक चांस लेते हैं जो मुझे लगता है। हालांकि उनको चाहिए कि अगर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, गो आउट देयर, एंजॉय योरसेल्फ एज ए बैट्समैन, अपने आप को कम प्रेशर में खिलाएं। वो जो आप कह रहे हैं कि चाहे 150 भी करें ऐसे अच्छे ट्रैक पे, 130 भी करें, देन स्टिल यू विल हैव अ गुड टाइम एज ए बॉलिंग यूनिट। अगर उसने चेस करते वक्त भी तो हो सकता है ना कोई टीम आगे लग जाए, हो सकते हैं कि भाई 130 ही है। लेकिन मुझे लगता है कि यही एक सोच मुझे समझ आती है। जैसे ओमान ने आज श्रीलंका को टॉस जीतने के बाद बैटिंग करवा दी, मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि यार अगर आपके पास एक चांस मिला है तो आप क्यों ना ऐसे बैटिंग ट्रैक के ऊपर आप खुद 160 कर दो और कोशिश करो कि हम उससे जो है वो प्रेशर डालें। तो ये एक जो फ्लूक लगाने के एक चांस है वो मेरा ख्याल वो लिया जाता है। ठीक है, इंडिया ने बैटिंग की और या उनसे कहा गया बैटिंग करने को पहले। आज अभिषेक शर्मा नहीं थे, उनकी जगह सैमसन आए, उन्होंने 8 गेंदों पर 22 किए, एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिया। ईशान किशन टीम में जब आते हैं तो ऑफकोर्स आपको एक अलग इम्पैक्ट नज़र आता है। 61 बनाए 24 गेंदों पे और उनकी वापसी बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। 5 चौके 5 छक्के इन्होंने आज लगाए। और ये नोटिस किया जाता है कि जब इनके नए लड़के या कोई भी आता है टीम में, वो कोशिश करता है कि वो ऐसा इम्पैक्ट डाले कि बेशक अगले मैच में 11 में उसको ना लिया जाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कैप्टन सोचे कि मेरे पास ये एक प्लेयर पड़ा हुआ है। इनकी बैटिंग बड़ी उम्दा थी आज, आपने जब देखी हो उमर। जो बॉलर्स की आप बात करते हैं कि नए बॉल के साथ कुछ ना कुछ मिल सकता है नए बॉलर्स को, और उन्होंने टोटली न्यूट्रलाइज कर दिया। आई थिंक आप इनकी अगर स्ट्रेंथ देखें, चाहे वो बॉलर और बैट्समैन हो, लाइक टू लाइक प्लेयर बेंच पे बैठे हुए ईशान किशन ने ये लास्ट 5-6 महीने पर, या प्लेयर्स आपके कैप्टन चेंज हो जाते हैं। आई थिंक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो एक प्लेयर के साथ, स्पेशली अगर आप अभी इनके अंडर 19 टीम के साथ देख रहे हैं तो इससे पहले राहुल ड्रेवर, उसने ग्रास रूट पे काम किया नीचे लेवल पे, फिर टीम के साथ उनकी परफॉर्मेंस आप देखें, T20 वर्ल्ड कप वो जीते। अभी इस दफ़ा उनके साथ होता लक्ष्मण था। तो इट्स मीन्स के जब आप किसी प्लेयर के साथ 1-to-1 या उनके साथ जब टाइम गुजारते तो ऑब्वियसली आपकी जो प्लानिंग होती है या आपकी जो विजन होता है, जब तक आप उसको लॉन्ग टाइम नहीं दे तो आपकी और प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी और फिर आपकी जो प्लान है वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकी। तो आई थिंक सिस्टम का अच्छा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो कंसिस्टेंसी है कि प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को पूरा टाइम देना चाहिए। एटीट्यूड या एरोगेंस का शायद इशू हो, लेकिन जब आप बात करते हैं स्किल्स की तो काफ़ी शानदार हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है, ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ,
जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इम्पैक्ट डालें, तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूं। बिल्कुल, संजू सैमसन गए थे उनकी जगह, अभिषेक की जगह। और आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सक रहे हैं, मैंने लफ्ज़ ही उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नज़र आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले हैं। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला जाऊँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एग्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। 275 के स्ट्राइक रेट से वो खेले और वो भी बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। जितना संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको उतना रेगुलर मौका नहीं मिल पाता बिकॉज उनकी टीम बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ़ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम, स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव है ये। अभी हम ये प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले बात ही कर रहे थे सना से कि अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन विमेंस टीम में भी ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस रही है, लेकिन जिस तरह से इंडिया का प्रोग्रेस नज़र आया है विमेंस साइड पे, इस तरह मेंस में भी है। और आपने शायद बात की थी गालिबन एक आध दिन पहले कि जो भी आता है रिप्लेस करने वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट दिख रहा होता है। जैसे हमने देखा था तिलक वर्मा आए थे, जिस तरह परफॉर्मेंस दिया, तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट है, हाफ कुक्ड मटेरियल नहीं है कि एज रिप्लेसमेंट है। देखिए, मैंने प्री में बात की थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना, और इंडिया ने फॉलो किया है ये फॉर्मेट या ये प्रेसिडेंट जो सेट हुए हैं या टेम्पलेट जो सेट हुआ है, वो सेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप अपनी टीम के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना कि हमें इस कैलिबर का प्लेयर चाहिए, ओपनर ये कैटेगरी में खेलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, नंबर 3 के ये रोल है, नंबर 4 का ये रोल है, बॉलर हमें इस लेंथ पे, उसके KPI जो है ना वो सेट हो गए हैं। उसको पहले ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता था, फिर इंडिया ने किया। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा, मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता, क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए, उस नंबर की डिमांड है। बस ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का मसला चलता है वो स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हम डिटीरिएट करते जा रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें, उनका जो भी प्लेयर जाएगा उसकी एक रिप्लेसमेंट उसी स्टैंडर्ड की रेडी खड़ी हुई है, और जो आने वाला उसको भी पता है कि मैं किसी PR से नहीं आ रहा, मैं आऊँगा तो मैंने अगर रोहित शर्मा चेंज हुआ तो अभिषेक शर्मा आ गए, विराट कोहली गया तो तिलक वर्मा आ गए, उसी तरह की कैपेसिटी का प्लेयर है। अभी उस जगह भी नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन कैपेसिटी वही है, तरीकाकार वही है कि उसको खेलना भी आता है, उसको मैच बनाना भी आता है। तो बात यह है कि जब आप स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। जैसे अभी मैं पाकिस्तान की, मैंने सुबह आपसे बात की, मेरे नज़दीक 2 प्लेयर शामिल और माज बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन कब उनको मौका मिलता है ये इसका फैसला सिलेक्टर लेंगे। लेकिन आपके पास जैसे साइम और फरहान अगर रेडी हैं, तो अगर आप शामिल और माज को भी रेडी कर लें तो वो भी 2 ऐसे प्लेयर होंगे कि जो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको खेल के दे सकते हैं। ठीक, इनके ग्रुप पे एक नज़र डाल लेते हैं। इस ग्रुप में ऑफकोर्स पाकिस्तान भी आप जानते हैं, और ये ग्रुप में अभी जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि पाकिस्तान इस मैच से पहले लीड कर रहा था इस ग्रुप पर, बट सिमिलर पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट का फ़र्क है, बड़ी विक्ट्री थी 93 रन से, तो नेट रन रेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। नीदरलैंड्स के पास भी एक मौका होगा कि अगर वो किसी एक टीम को हरा सकें तो वो भी 4 पॉइंट्स ला सकते हैं। असल जो फैसला कुन मैच होगा वो होगा इंडिया पाकिस्तान का, वो जो जीतेगा आई थिंक वो सिक्योर कर लेगा अपनी सुपर 8 की पोजीशन। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैं पूछना चाहूँगा उमर गुल से कि वो अपने करियर में कभी उन्होंने हार्दिक पांड्या जैसे बाल क्यों नहीं रखे। लोग कलर करते हैं बालों को, हमने उमैद आसिफ को देखा था, वो आते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही थी आज के मैचेस की। एक चीज़ मेरे जहन में, मैंने उमर से पूछा था कि बाल को कलर क्यों नहीं किया, इसमें बाद में आऊँगा, लेकिन हम काफ़ी दिन से, बल्कि एक दिन से सुन रहे हैं उस्मान तारिक के एक्शन रिपोर्ट हो गया और ये हुआ वो हुआ। बहरहाल वो सही खबर नहीं थी, फेक न्यूज़ थी, लेकिन उस्मान तारिक के एक्शन को लेके, उनकी पॉज को लेके बातचीत बहुत होती है कि ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है। आपको आज के मैच की तीनों को दिखाता हूँ, अगर उस्मान तारिक थोड़ा सा डिसीव करे तो आज देखें को फ़र्क नहीं पड़ता। इसके जो रूल्स हैं पहले भी कह चुका हूँ,
रूल के मुताबिक अगर आपका हॉरिजेंटल से लेके रिलीज पॉइंट तक 15 डिग्री अबव है तो आप इलीगल हैं, अगर वो 15 अबव नहीं जा रहा तो आप लीगल, चाहे आप साइड आर्म से कर लें। अगर इस तरह करेंगे तो मलिंगा तो बॉलिंग ही नहीं कर सकता, बथिराना बॉलिंग ही नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फैंस को लोग नहीं बता पा रहे या उनको अभी मुश्किल हो रही है समझ। उनको लगता है कि अगर बंदा सीधे हाथ से हाई आर्म एक्शन के साथ बॉलिंग ना करे तो शायद वो इलीगल हो जाता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक सवाल हफीज से पूछ लेता हूँ कि काफ़ी जिक्र चल रहा है कि डिसीविंग है इनका जो ये पॉज है एज अ बैटर, क्या है कि बैटर्स फील करते हैं लोड अप पोजीशन में है, अब तैयार है लेकिन थोड़ा पॉज है, वो क्या कॉन्सेंट्रेशन लेवल को अलग कर देता है? व्हाट इज द इशू दैट द बैटर्स? देखिए एक रिदमिक मोमेंट होती है जो कोई भी बैट्समैन किसी भी स्पिनर या फास्ट बॉलर के अगेंस्ट सेट करता है कि उसके बॉल रिलीज या उसके गैदरिंग पोजीशन से वो अपने रिदमिक मोमेंट को जो अपने जो है वो सिंक करता है। मेरे साथ जब मैं अपने इंटरनेशनल करियर में जो सबसे पहला मुझे एक ऐसा बॉलर मैंने खेला वो अश्विन थे। जब मैं इंडिया 2012 में गया तो मैं अश्विन को खेला तो ही यूज्ड टू हैव अ पॉज इन हिज बॉलिंग, और उस पॉज की वजह से मेरे रिदमिक मोमेंट में बदलाव आता था, क्योंकि मैं जो अपना स्टांस अपना पिक अप द बैट एंड टैप द फ्रंट फुट, ये जो मेरा एक सिंक होता था जिसको हफीज भाई कहते हैं रिदमिक मोमेंट या ट्रिगर मोमेंट, आपकी एक रेडी रेडी पोजीशन होती है, वो मेरी डिस्टर्ब हो रही थी एंड इट टुक मी अबाउट मे बी 1-2 ओवर जिसमें मुझे वो रीसेट करना पड़ा अपना वो ट्रिगर मोमेंट, क्योंकि अश्विन उस टाइम पे 2012 में पॉज लेते थे, थोड़ा सा रुकते थे। तो ये एक रिदमिक मोमेंट को तोड़ता ज़रूर है लेकिन ये इलीगल नहीं है। बट मैं समझ सकता हूँ कि अगर उस्मान तारिक 5 में से या 6 में से 2 डिलीवरीज पॉज के साथ हो तो कराते ही पॉज से, तो आपको एज अ बैटर पहले ही पता है कि इनका तो हर बॉल इसी से है। नहीं, लेकिन उसके पॉज की भी टाइमिंग बदलती है, क्योंकि जब आप रिपीटेबल एक्शन पे आते हैं ना तो रिपीटेबल एक्शन पे बैट्समैन का अपना रिदमिक मोमेंट या ट्रिगर मोमेंट या रेडी पोजीशन को सिंक करना आसान हो जाता है बनिस्बत उस बॉलर के जो वेरिएशन के साथ पॉज लेना शुरू कर दे या अपने एंगल बदलना शुरू कर दे। जैसे फास्ट बॉलर है, जब वो अपने एंगल चेंज करता है या हल्का सा अपने आप को साइड ऑन करने की कोशिश करता है, क्रीज यूज़ करता है, तो तमाम रिदमिक मोमेंट जो है वो बदल जाती है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बैट्समैन के लिए, क्योंकि उसकी रिदमिक मोमेंट जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है। ये इसमें आप एक हफीज से मैं सवाल करना चाहिए, ये स्पेस से गुजरा है, ये इसकी जो बॉलिंग एक्शन का हुआ था, अगर आप प्लीज़ ज़रा ये बता दें कि ये जो आपकी जो डिग्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे फिनिश होती है? मैंने पहले भी बताया और मैं फिर जो भी इसको समझना चाहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ से बॉल करें या आप हाई आर्म एक्शन से बॉल करें, साइड आर्म चले जाएँ या ऊपर चले जाएँ। जो काउंटिंग है, जो रूल कहता है, जो नया रूल सेट हुआ है 2014 में, वो जैसे ही आप हॉरिजेंटल पे पहुँचेंगे आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो बैंड आपका यहाँ पे काउंट होगा और जहाँ पे आपका रिलीज़ होगा उसका टोटल जो डिफरेंस है, अगर वो 15 डिग्री से ज़्यादा है तो आप इलीगल है, अगर वो 15 डिग्री से कम है तो आप लीगल हैं। वो चाहे आप हाई आर्म एक्शन से कर लें या आप साइड आर्म एक्शन से कर लें। उस्मान के केस में उनका एक बेंड है जो यहाँ पे भी है, हॉरिजेंटल पे भी, और जब वो रिलीज़ भी कर रहे हैं तो वो बेंड उसी जगह पे मौजूद है। अब देखना ये है कि यहाँ का बेंड और उनके रिलीज़ के बेंड में अगर 15 डिग्री से ज़्यादा डिग्री चली गई है तो वो इलीगल है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने 2 मरतबा टेस्टिंग करवा ली, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा इशू क्रिएट करना चाहिए। इज़ ए फैंटास्टिक बॉलर और जितना वो खेलेगा, पहले हमने कुछ गलतियाँ की, मुझे लगता है कि क्रिकेट के अंदर हमने सईद अजमल जैसे एक खूबसूरत बॉलर को, जो पूरी दुनिया के अंदर एक मुश्किल बॉलर था और उससे बहुत से लोग इंस्पायर थे, वो एक रूल ऐसा बदला जिसकी वजह से उसको मुश्किल हुई। उसके बाद अगर हम इस तरह के अनऑर्थोडॉक्स बॉलर्स को अगर हम लोग रोकते रहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो इलीगल को हम अलाउ करें, लेकिन हम बहुत सी जगहों के ऊपर उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं जहाँ से ये जो खूबसूरती है क्रिकेट की वो ख़राब होती जा रही है। देखिए असल में जब 15 तारीख को जो मैच आ रहा है और ट्रम्प कार्ड बोला है सलमान ने उस्मान तारिक को, तो कहीं ना कहीं मेंटली उनको चैलेंज तो करना है ऐसी न्यूज़ को फैला के। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, इश्यूज़ भी हुए, बातें भी हुई, हल्ला गुल्ला हुआ, चाहे अच्छा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हाइप अब कुछ ज़्यादा ही क्रिएट हो गई है। कहीं ऐसा फील हो रहा था इंडिया पाकिस्तान मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा था इंडिया से, थोड़ा सा लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया था, लेकिन अब इस सारे घिच पिच के बाद, इस सिनारियो के बाद एक बार फिर इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हो गई, इंडिया की हो गई, दोनों 4-4 पॉइंट्स पे हैं। इंडिया लगभग यही टीम खिलाएगा, शायद अभिषेक शर्मा वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान की प्रिपरेशन में अभी आप बताएं कि क्या गुंजाइश, सना मीर की 11 में क्या गुंजाइश है, कुछ वहाँ थिंक टैंक क्या सोच रहा है? इट्स इररिलेवेंट।
देखिए ओवरऑल दो ही जगह ऐसे नज़र आ रही हैं कि आपके पास एक मिडिल ऑर्डर में एक इशू आया, शुक्र है बाबर के रन हो गए, अब उस्मान के साथ ही आप कंटिन्यू अब तो आपको करना पड़ेगा बिकॉज अब आखिरी मैच में ख्वाजा नाफे ने एक ही मैच खेला, उसको आप नहीं खिला सकते, तो आई थिंक वहाँ पर बात अब ज़्यादा हो नहीं सकती। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने इसी कॉम्बिनेशन से जाना है दो स्पिनर्स के साथ, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, वहाँ आपके फास्ट बॉलर की पिक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। शाहीन अभी आउटस्टैंडिंग बॉलर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी बहुत सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, पर इस वक्त उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं है कि आप उनसे डेथ में भी बॉलिंग कराएं और नया बॉल भी कराएं। हो सकता है वो नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं दोबारा से जिस तरह वो करते हैं, बट उनको भी काफ़ी हद तक रीड कर लिया गया और वो भी अब प्रेडिक्टेबल आगे से ही बॉल करें। तो फिर या तो आपके पास नसीम का ऑप्शन है कि आप नसीम शाह को वो मैच खिलाएंगे, या फिर आपके पास सलमान मिर्ज़ा का ऑप्शन है। एक ऑप्शन मैं दूं जी फ़खर जमान को लाने का। जी क्या आप मानते हैं कि जो करंटली पाकिस्तान के स्क्वाड में कीपर हैं वो बैटर कीपर हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एज अ बैटर है कीपिंग, वो बैटर जो कीपिंग कर सकते हैं, तो क्यों ना आप साहिबजादा फरहान को ग्लव्स दे दें? क्योंकि एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है, अब उसको भी परफॉर्मेंस से आप जाने देना, नहीं है साहब ज़्यादा कंफर्टेबल। अगर कंफर्टेबल नहीं वो अलग बात है, बट ये एक प्रोविजन बन सकता है, आपकी एक स्पेस नहीं इस तरह के मैच में नहीं, और खास तौर पे जब आप दो स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला रहे हैं, दो स्पेशलिस्ट स्पिनर का मतलब ये है कि आप उनसे विकेट्स लेना चाहेंगे और आपके लिए आपके पास एक स्पेशलिस्ट कीपर होना चाहिए जो स्टंपिंग कर सके, जो एजेस पकड़ सके। इस इतने बड़े मैच में आपको चेंज मैं नहीं इसमें एक करना चीज़ बताता हूँ, एक किस्सा छोटा सा इसमें टच कर दूं। कहिए। हम लोग 2011 के वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे थे और हम वकार भाई हमारे कोच थे, बहुत उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें काफ़ी देर बाद समझ आई। ही वॉज एब्सोल्युटली राइट दैट टाइम, और हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। वो हमें ना ट्रेनिंग बहुत करवाते थे, इंतहा की ट्रेनिंग, मैच से पहले 10-10 वो जो है वो शटलें 10-10 राउंड, इस तरह की बहुत डिफ़िकल्ट जो है ना वो हम मैच से पहले प्रिपरेशन करते थे। तो हमें लगता था कि बड़े उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। तो हम वर्ल्ड कप के लिए जब शुरू किया, हम बांग्लादेश से श्रीलंका की तरफ जा रहे थे अपने मैचेस के लिए, तो प्लेन में अचानक हम फ़्लाइट में थे तो कामरा ने मुझे आवाज़ लगाई, कहते यार हफीज़ ज़रा इधर आई, कोई बात हो रही है। मैं चला गया, वहाँ जाके पता लगा कि वकार भाई की ये एक सोच है, वो उनको लग रहा है कि वहाब रियाज को पिंच हिटर ना बना के भेजा जाए। लाइक अगर हमारे ऊपर से कोई ओपनर आउट हो जाए तो हम वहाब को पिंच हिटर बना के एक मैच में भेजा भी था। लेकिन उस वक्त ये एक आइडिया उन्होंने फ्लोट किया कि जी उनको ये लगता है कि ये किया जाए। तो मैंने कहा यार जहाँ पे इतने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं अभी करके देख लो। लकी कमेटी जैसे लकी कमेटी है जी निकलती भी है वाली करके ही देख लो। वहाँ से काम स्टार्ट हुआ था। वहाँ से उमर आप बताएं 11 आपका क्या होगा जो है, अगर कोई चेंज है तो कौन आए और कौन जाए? मेरे ख्याल से मैं तो सेम टीम के साथ अब जाऊँ जो टीम अभी करंटली है। शाहीन का एक इम्पैक्ट तो है, ऐसा नहीं कि अगर वो खेलेंगे तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ठीक है इस वक्त उनके वो फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन उनका जो उनके बैक के ऊपर जो उनकी परफॉर्मेंसेज है उसका कॉन्फिडेंस अगर वो लेके चले गए, और इंडिया को पता होगा कि शाहीन हमने पहले अगर सर्वाइव ना किए तो ये भी हमें डाल सकता है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त इतना बड़ा डिसीजन लेना कि शाहीन को ना खिलाना, ये जो मैनेजमेंट है ये शायद अभी ये नहीं सोच सके। आपका 11 क्या है? मतलब 11 नहीं मांग रहा, अगर कोई चेंज है तो क्या है? सेम टीम, नो चेंज। सेम अगर मैं खिलाना चाहूँ तो मैं ज़्यादा तौर पर सलमान मिर्ज़ा को खिलाऊँ, क्योंकि वो खेला नहीं हुआ और अभी तक की जितनी उसकी क्रिकेट हमने देखी है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हटाएंगे किसको? मन नहीं पता है, उन्होंने कहा ऐसे गोल होते बैठे हैं। एक चीज जिन्होंने गुंजले पाए नहीं वही सुधार वही सुधार। एक चीज़ जो आई थिंक हमारे थिंक टैंक आई एम श्योर वो सोच भी रहे होंगे, सब काम भी कर रहे होंगे, बट थोड़ा शाम में बारिश की प्रिडिक्शन आ रही है संडे को, तो मेरे ख्याल से हर तरह की टीम दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए। 10 ओवर के लिए आपकी कौन सी बेहतर 11 होनी चाहिए, कम से कम ओवर्स अगर इससे भी कम होते हैं तब आपका बॉलिंग यूनिट कैसा होना चाहिए। जस्ट बीइंग मोर प्रोएक्टिव, आई एम श्योर उन्होंने काम किया होगा, बट एट टाइम्स बहुत सी चीज़ों में आई थिंक वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, बिकॉज उस टीम की शक्ल फिर बिल्कुल फ़र्क होगी। जो आप फ़ख्र की बात कर रहे हैं फिर वो ऑटोमेटिकली ही विल वॉक इन, अगर आपके उससे टॉस से पहले ही ओवर्स कम हो जाते हैं। ये चीज़ें ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए पाकिस्तान को गोइंग टू द मैच। अगर बारिश की प्रेडिक्शन है और टॉस से पहले नहीं, अगर आपको बीच मैच में भी आपको लगता है कि आ सकती है बारिश, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको किस किस्म के टॉप 6 चाहिए या टॉप 5 बैटर्स चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कल के मैचेस को भी डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से मैचेस लाइंड अप हैं,